नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो छोटा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम बात करने वाले हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता की। हमने न्यायपालिका को पढ़ा, हमने न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट को पढ़ा और सुप्रीम कोर्ट की जजों की नियुक्तियों के बारे में देखा, उनके क्या क्या कार्य होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वो देखे। लेकिन क्या वास्तव में हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है, निष्पक्ष है? क्या भारतीय संविधान ने इस तरह की कोई व्यवस्था कर रखी है जिससे हमारी न्यायपालिका को की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बनाए रखा जा सकता है? आज इसी संदर्भ में हम, टॉपिक छोटा है लेकिन हम बहुत अच्छी चर्चा करने वाले हैं इसके ऊपर। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है, अगर न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखनी है तो सबसे पहला यह है कि कार्यपालिका और विधायिका, उनसे तीनों अंग, जो सरकार के 3 अंग होते हैं। देखिए, सरकार के कितने अंग होते हैं? सरकार के 3 अंग होते हैं। इस तरह कौन कौन से हैं? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। इन तीनों अंगों में हम देखते हैं कार्यपालिका भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, इसलिए कार्यपालिका कहां से चुनी जाती है? व्यवस्थापिका से ही कार्यपालिका चुनी जाती है। तो कहीं कहीं यहां तो संबंध है, लेकिन न्यायपालिका का इनसे कोई संबंध नहीं है। इस आधार पर इसको स्वतंत्र बनाने की कोशिश की गई, जिससे ये स्वतंत्र रहे और क्या रहे? निष्पक्ष रहे। इस स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के आधार पर क्या किया गया है? न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाने की कोशिश की गई है, निष्पक्ष बनाने की कोशिश की गई है। हम देखते हैं भारत के संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के लिए क्या क्या उपबंध कर रखे हैं, संविधान के अकॉर्डिंग देखेंगे। हम बात करते हैं, देखिए संविधान के अकॉर्डिंग करते हैं तो बात करते हैं, कुछ टॉपिक को बात करते हैं। देखिए, हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो हमने सरकार के तीनों अंगों के बारे में देखा और देखा कि न्यायपालिका को अलग व्यवस्था कर रखी है, तीनों अंगों को अलग अलग व्यवस्थाएं के आधार पर शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया है भारत में। हम कह सकते हैं कि व्यवस्थापिका में से कार्यपालिका बनती है, लेकिन न्यायपालिका को बिल्कुल अलग रखने की व्यवस्था कर रखी है, जिससे भारतीय संविधान का हनन ना हो, नागरिकों के अधिकार का हनन ना हो। इस बात का संविधान निर्माताओं ने बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। अब हम देखते हैं किन और आधारों पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बरकरार रखा गया है। तो पहली हम बात करते हैं न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया पर। अगर न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया को हम देखें, हटाने की प्रक्रिया, अब देखिए न्यायाधीश है, चाहे हम सुप्रीम कोर्ट की ही बात कर लेते हैं, उनके न्यायाधीश को हटाने के लिए महाभियोग के जैसी एक विशेष प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। जिस तरह राष्ट्रपति को हटाया जाता है, किसको हटाया जाता है? राष्ट्रपति को हटाया जाता है, उसी तरह ही यहाँ के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। तो ये आसान नहीं है। क्या नहीं है? आसान नहीं है। ये आसान नहीं है प्रक्रिया, क्योंकि इसमें 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है इसके अंदर। तो बड़ी मुश्किल प्रक्रिया है, इतनी आसान नहीं है। तो न्यायाधीशों को सिंपली तौर पर नहीं हटाया जा सकता। तो इसलिए किसी भी तरह व्यवस्थापिका अर्थात संसद की बात करें, हम संसद की बात करें, चाहे कार्यपालिका की बात करें,
क्योंकि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका संसद के ही अंदर मान लीजिए आप, तो उस आधार पर हम देखते हैं कि न्यायाधीशों को हटाना आसान नहीं है उनके लिए। वो किसी भी तरह कोई दबाव किसी न्यायाधीश के ऊपर नहीं बना सकती। न्यायाधीश को अपने और कोई फैसला लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकती इस तरीके का डर दिखा करके, क्योंकि जो आधार है वो कदाचार, अक्षमता होती है। आसानी से इनको हटाना संभव नहीं है, साबित करना पड़ता है कदाचार को भी। साबित कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है, वैसे भी नहीं हटा सकते। तो बड़ी मुश्किल प्रक्रिया है। इस आधार पर न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने की कोशिश की गई है हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा। और हम देखते हैं और क्या आधार हो सकता है। अगर हम बात करें दूसरे आधार को हम देख लेते हैं। वेतन भत्तों की बात करें, इनके जो वेतन भत्ते हैं वो संचित निधि से दिए जाते हैं। कहां से दिए जाते हैं? संचित निधि से। तो वेतन भत्ते कहां से होते हैं? संचित निधि से होता है। और इन वेतन भत्तों में किसी तरीके की कटौती करना संभव नहीं है। क्या नहीं है? इन वेतन भत्तों में किसी तरह की कटौती नहीं की जा सकती संसद के द्वारा, सरकार के द्वारा, कार्यपालिका के द्वारा। व्यवस्थापिका किसी भी तरह इस आधार पर उनके वेतन को नहीं काट सकती। उनके वेतन की कटौती के एक आधार मात्र है जब यहां पर वित्तीय आपातकाल लग जाए, तो वो तो संभव नहीं है। और अगर लगता है तो वो तो सभी लोगों के ऊपर उसकी मार पड़ती है। लेकिन अन्यथा न्यायपालिका के न्यायाधीश पर किसी भी तरह की कोई वेतन कटौती नहीं होती है। तो पूरी तरह सुदृढ़ बनाया गया और अच्छे वेतन भत्ते दिए जाते हैं। अच्छे वेतन भत्ते, ये नहीं कि इनकी जो वेतन है वो कम रखा जाए, इनका वेतन अच्छा वेतन रखा जाता है। हम करें 2,50,000 तक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन है, अन्यों का 2,25 तक है, तो बड़ा अच्छा वेतन है। तो किसी भी तरह इनको भ्रष्टाचार में लिप्त होने की संभावना नहीं रहती है। इसके अलावा इन पर किसी तरह की कोई कटौती नहीं होती है। इन पर पूरी तरह सरकार हावी नहीं हो सकती किसी आधार के हम तुम्हारा वेतन काट लेंगे, हम ये कमी कर देंगे, ऐसा कर ही नहीं सकती। तो इस आधार पर भी इनको क्या बनाने की कोशिश की गई है? स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने की कोशिश की गई है। ये कोशिश लगभग कामयाब रही है। दो आधार हमने देखे, इनको हटाना संभव नहीं है, इनके वेतन भत्तों में कोई कटौती करना संभव नहीं है। इसके अलावा और हम देखते हैं और किन आधारों पर है। देखिए, इन पर किसी भी तरीके की इनके आचरण पर चर्चा करना संभव नहीं है। तो तीसरा हम देखते हैं न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा नहीं की जा सकती। किसी भी तरह इनकी बुराई नहीं की जा सकती। इनके आचरण पर भ्रष्टाचार जैसे आरोप किसी भी तरह मंडे नहीं जा सकते। इनको इस बात की पर किसी भी आधार पर इनको यह नहीं कहा जा सकता कि आपने गलत निर्णय दिया है। तो कहने का मतलब यह है कि इनके आचरण पर उंगली नहीं उठाई जा सकती है। इन पर किसी तरीके का दबाव नहीं डाला जा सकता कि हम आप पर इस तरह का दबाव डाल सकते हैं, हम आपका आचरण गलत बताकर आपको बदनाम कर सकते हैं। नहीं कर सकते आप। केवल आचरण पर जब चर्चा कब होगी? जब इनको हटाने की प्रक्रिया चल रही हो। हटाने की प्रक्रिया के अलावा इनके आचरण पर, इनके कर्तव्य पालन में, इनका जब कर्तव्य पालन में किए गए किसी भी आचरण पर कोई भी तरीके की डिबेट नहीं हो सकती, कोई चर्चा नहीं हो सकती। तो इस तरह इनको इस चर्चा से मुक्त बनाया गया है, अनुमतियां प्रदान की गई है उनको इस तरीके की, जिससे वो किसी भी तरह सरकार के अधीन होकर सरकार के पक्ष में या निष्पक्ष पक्ष में किसी भी तरह का फैसला ना दे, किसी के दबाव में, किसी हित समूह के दबाव में नहीं आए, वो ना कार्यपालिका के दबाव में आए, ना विधायिका के दबाव में आए, वो स्वतंत्र और निष्पक्ष और निडर होकर निर्णय दे सके, उसके लिए इस तरह की व्यवस्था संविधान के अंदर कर रखी है।
इसके अलावा और भी ऐसे उपबंध हैं जिनके आधार पर इनको इस तरह की शक्ति प्रदान कर रखी है जिससे इनकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता बरकरार बनी रहे। हम उनकी भी बात कर लेते हैं। और किन आधारों पर? तो इनको दंड देने की शक्ति है। अगर ये इनकी बात को नहीं माने, अवमानना करने पर दंड देने की शक्ति। देखिए, इनके द्वारा कोई निर्णय दिया जाता है और उस निर्णय पर सरकार नहीं मानती है, सरकार इनके निर्णय को नहीं मानती, अवमानना कर देती है। क्या कर दी? अवमानना। अति इनकी निष्पक्षता और स्वतंत्रता पर रोक लगाने की कोशिश की गई कि नहीं मानेंगे हम आपके निर्णय को, तो न्यायपालिका उन पर दंड लगा सकती है, उन्हें दंड दे सकती है। इनके पास अवमानना करने पर दंड देने की शक्ति विद्यमान है। किसके पास? न्यायपालिका के पास। तो एक बहुत बड़ी शक्ति है जिसके द्वारा वो जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, जितने भी प्रशासन संबंधित कोई कार्य है, अगर सरकार या प्रशासन किसी भी तरीके की इनकी बात को नहीं मानता है या कोई भी व्यक्ति इनकी बात को नहीं मानता है और इन पर दबाव डालने की कोशिश करता है, अब तो ये अवमानना के तहत उसको दंड का भागीदार बना सकती है, उसको दंड देने की शक्ति है इनके पास। ये एक बहुत बड़ी शक्ति है जिसके आधार पर इनकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बनाए रखा गया है संविधान के अंदर। इसके अलावा और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं कर रखी है, हमने इन बातों को किया। इसके अलावा सेवानिवृत्ति, जब इनकी सेवानिवृत्ति हो जाती है, इन्हें सेवा से निवृत्त कर दिया जाता है ना, तो क्या है? इसके बाद ये उस न्यायालय में क्या नहीं कर सकते? वकालत नहीं कर सकते, वकालत ये नहीं कर सकते हैं। ये उस न्यायालय में क्या नहीं कर सकते? वकालत नहीं कर सकते। तो इस आधार पर भी ये वकालत करके अन्य जो न्यायाधीश है उनको किसी भी तरह क्या नहीं कर सकते? दंड, उन पर दबाव नहीं डाल सकते, कोई दबाव नहीं डाला जा सकता इनके ऊपर। तो इस आधार पर भी व्यवस्थापिका न्याय और अन्य कार्यपालिका किसी भी तरीके के स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर इन पर किसी भी तरीके से रोक नहीं लगा सकती है। इनकी नियुक्ति व्यवस्था भी बहुत अच्छी हो गई है। अगर हम नियुक्ति व्यवस्था की बात करें, इनकी अगर नियुक्ति है, हम सोचें कि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तो इन पर दबाव डाला जा सकता है, तो नहीं। नियुक्ति व्यवस्था, इनकी जो नियुक्ति है वो कॉलेजियम सिस्टम से होती है, कॉलेजियम सिस्टम के तहत होती है। कॉलेजियम सिस्टम 1993 से इसकी नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम से होना शुरू हुई। पहले राष्ट्रपति ही करता था, लेकिन अब कॉलेजियम सिस्टम अर्थात कुछ न्यायाधीशों का एक मंडल होता है। यह मंडल कुछ न्यायाधीशों के नाम सजेस्ट करता है, इन नामों को ये राष्ट्रपति के पास भेजता है और इन्हीं नामों में से राष्ट्रपति को क्या करना पड़ता है? चुनना पड़ता है। किसको? न्यायाधीश को। तो राष्ट्रपति की जो शक्तियां है उस पर रोक लगाने का काम किया है कि आप केवल वही नामों में से चुनोगे जो हम सजेस्ट करेंगे, जो कॉलेजियम सजेस्ट करेगा। तो इस तरह भी किसी भी तरह की कार्यपालिका किसी भी तरीके का दबाव न बना सके इनके ऊपर, वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनी रहे, इसके लिए इस तरह की कॉलेजियम व्यवस्था 1993 से हमारे यहाँ पर चालू है। इससे पहले राष्ट्रपति क्या करता था डायरेक्ट, लेकिन उसके बाद कॉलेजियम व्यवस्था के बाद बहुत अच्छी व्यवस्था आई है जिससे इनकी निष्पक्षता और स्वतंत्रता को बनाए रखा गया है। इसके अलावा बहुत बार ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं हुई है। विधि के शासन की भी बात की गई है। किसकी? विधि के शासन की। उस विधि के शासन में क्या किया गया है कि आप किसी भी तरीके के दबाव में नहीं आओगे। आप अगर बात करते हो 1981 का, अगर 1981 की बात करें हम, तो एक एसपी गुप्ता बना भारत संघ के सहायता। कौन सा? एसपी गुप्ता। एसपी गुप्ता बना भारत संघ। इस केस के तहत यह कहा गया कि विधि के शासन को बनाए रखने के लिए, विधि के शासन को बनाए रखने के लिए न्यायपालिका पूर्णतः स्वतंत्र है। वो किसी भी तरह कानूनों की पालना कर सकता है। अगर संविधान के विरुद्ध कोई भी बात हो तो ये उस पर एक्शन ले सकती है। विधि का शासन ये
सुनिश्चित करवाना न्यायपालिका का अधिकार है। उनको पूर्ण स्वतंत्रता है, पूर्ण निष्पक्षता है। वो इस आधार पर भारत संघ का अगर दोषी है तो उसको भी वो सम्मन जारी कर सकती है, नोटिस जारी कर सकती है। तो इस बात को भी हम मानते हैं। तो स्वतंत्र और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए बहुत सारे व्यवस्थाएं कर रखी है। कॉलेजियम व्यवस्था है, विधि के शासन जैसी व्यवस्था है ना। इसके अलावा जहां तक है, न्यायपालिका सरकार पर नजर रखती है, सरकार पर अंकुश रखती है, सरकार न्यायपालिका पर नहीं। अगर सरकार कोई गलत कानून बनाती है, संसद कोई गलत कानून बनाती है, तो ये न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा उस कानून की क्या कर सकती है, दोबारा व्याख्या करके, अगर उसमें संविधान से का कोई भी किसी भी तरीके का प्रश्न निहित है, संविधान का उल्लंघन किया गया है, तो उस कानून को रद्द कर सकती है। तो ये इतनी शक्तियां, इतनी अपार शक्तियां न्यायपालिका को दे रखी है। तो हम कह सकते हैं कि भारत की न्यायपालिका एक स्वतंत्र और निष्पक्ष व्यवस्था है और हम इसको सलाम करते हैं इसी कारण से। तो हमने आज पढ़ा न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता। नेक्स्ट टॉपिक में फिर हम किसी नए टॉपिक की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।